हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक टेस्ट एमपी बोर्ड माह अगस्त कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के पेपर का हम यहाँ पर संपूर्ण हल लिखने वाले हैं। बिल्कुल आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको 20 में से 20 अंक लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को आपको ध्यान लगाकर समझना है। समझने के लिए आपको वीडियो देखना है, क्योंकि आपको जो लिखित में उत्तर है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं मैं आपको वीडियो को बीच में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, समझना है। और आपको अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न आपको दिया है, गेरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था। तो देखिए जो गेरिबाल्डी है पेशे से एक नाविक था, यानी कि नाव चलाता था वो। तो उसका दा नंबर नाविक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एकीकरण यानी कि जो जर्मनी है पूरा पूरा एक बन गया। तो इसका जो आंसर, इसका आंसर क्या है, दा नंबर का फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। थर्ड नंबर हमें दिया है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, है ना। तो इसका जो आंसर, इसका आंसर क्या है, आ नंबर का बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की संधि अपनाई। 4 नंबर का हमें दिया है, कौन सा संसाधन जो है अचक्रीय है। अचक्रीय मतलब कि जिसका हम पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, जिसका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखिए इसका जो आंसर, इसका आंसर क्या है, कोयला। कोयला का हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपने उसका एक बार प्रयोग कर दिया तो वह अरबों खरबों बाद पुनः बनेगा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो और फराटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए है गुड न्यूज़। डाउनलोड ऐप आप सबके लिए लाया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी कि आप में से अब हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है और साथ ही कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो अभी जाइए अपने डाउनलोड ऐप पर उस कोर्स को खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और टॉप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डाउनलोड पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है, किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, द नंबर का उत्तरांचल। छठवां नंबर हमें दिया है, जीडीपी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि भारत में एक वर्ष में जितने भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसकी जो कुल वैल्यू होती है ना, कितनी टोटल जो उसकी वैल्यू होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, है ना। मतलब कि जो वस्तु जितने मूल्य की है हम उससे कहेंगे जीडीपी। सातवां देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम कि यूटोपिया यानी कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य। तो देखिए कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी कि देखिए यूटोपिया में ऐसे समाज की कल्पना की गई है। कल्पना यानी कि उन्होंने सिर्फ सोचा है कि जो हमारा समाज है इतना आदर्श होगा, इतना इतना विकसित होगा कि उसका कोई टक्कर नहीं कर सके, है ना। बहुत ही ज़्यादा आदर्श, मतलब कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संस्कृति का पालन किया जाता है, बहुत ही सभ्य समाज है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा होना लगभग असंभव है, उस सपने का साकार होना असंभव है। आठवां प्रश्न हम देखते हैं, उदारवाद का अर्थ समझाइए। तो देखिए डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता जो है उदारवाद का सार है ना। उदारवाद की समरी है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। यानी कि उदारवाद का अर्थ किससे है, स्वतंत्रता से है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, है ना। अब नौवां क्वेश्चन हम देखते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए संसाधन यानी रिसोर्स। तो देखिए एक ऐसा स्रोत जिसका उपयोग जो है मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। कोई वस्तु प्रकृति में हो सकता है हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन नहीं कहलाती, है ना। देखिए पृथ्वी में कई सारी वस्तु है, कई सारी वस्तु है, लेकिन हर एक वस्तु संसाधन नहीं है। जैसे कचरा पड़ा रहता है तो क्या वह एक संसाधन है, वह संसाधन नहीं है जब तक कि मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप ना हो। यानी कि जब तक मनुष्य उस वस्तु को उपयोग अपनी सरलता के अनुसार न कर सके तब तक कि वो वस्तु संसाधन नहीं है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वे वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है।
प्रकृति का कोई भी तत्व संसाधन तब बनता है जब वे मानवीय सेवाओं का उपयोग करता है। यानी कि संसाधन हम उससे कहेंगे जिसका उपयोग जो मानव करता है ना। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, किसी देश का विकास किन किन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। देखिए तो देखिए किसी देश का विकास निम्न आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। देखिए नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, नंबर 2 औसत साक्षरता स्तर, नंबर 3 लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसका लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एमपी बोर्ड मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको एमपी बोर्ड मंथली टेस्ट सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप मंथली टेस्ट का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए छात्रों 11वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, सन 1815 की वियना संधि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं वियना संधि की विशेषता। तो देखिए पहला पॉइंट हम देखेंगे 1815 की वियना की संधि नेपोलियन युद्ध के दौरान यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तनों को पूर्ववत करने के उद्देश्य से लाई गई थी। यानी कि युद्ध के पहले जो यूरोप था है ना, जैसा था वैसा ही करने के लिए वियना की संधि लाई गई थी, क्योंकि युद्ध के बाद बहुत सारा हानि हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं बोर्बोन राजवंश, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, यानी कि पद से हटा दिया गया था, को सत्ता में बहाल कर दिया गया था, मतलब कि फिर से उन्हें सत्ता में ला दिया गया। फ्रांस ने नेपोलियन के अधीन किए गए क्षेत्रों को खो दिया था। तीसरा देखिए तीसरी विशेषता है इसकी कि भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई थी। यानी कि फ्रांस जो है विस्तार न कर पाए, इसके लिए है ना ये संधि को भी लाया गया था, ये भी इसकी एक विशेषता थी। 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। यानी कि संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है ना। बिना वस्तुओं बिना संसाधन के समाज की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। लेकिन संसाधन का जो विवेकहीन उपभोग तथा अति उपभोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं ना। जो आजकल का जो मानव है संसाधन का बहुत बिना बुद्धि का उपयोग कर रहा है ना, बिना दिमाग लगाए हुए उपयोग कर रहा है, जिसके कारण जो संसाधन है जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। अतः संसाधन के संरक्षण जो है अति आवश्यक हो जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए विभिन्न जननायक, चिंतक तथा वैज्ञानिक आदि का प्रयास विभिन्न स्तरों पर होता रहा है। जैसे महात्मा गांधी के शब्द में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि जो संसाधन जो बने हैं वे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने हैं, ना कि किसी व्यक्ति के मन में लालच आ गया तो उसके लिए बने हैं। अर्थात हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। महात्मा गांधी मशीनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह पर अधिक बड़े जन समुदायों द्वारा उत्पादन के पक्ष में थे। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटीर उद्योगों की वकालत करते थे, जिससे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो सके। तो इस प्रकार आपके सभी प्रश्न का पर आंसर हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।